स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए हैं, ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एडमिशन CUET के थ्रू हुए। अगर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ना होता तो हमारे पास इस किस्म के स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी नहीं आती कि हमारे पास अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं। और हमारी क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारा कैरेक्टर यही है कि हमारे टीचर्स भी कई स्टेट्स के हैं और तकरीबन जो स्टेट्स के मैंने नाम लिए हैं उन स्टेट्स को भी हमारे टीचर रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे टीचर्स की जो शिक्षा जो PhD या रिसर्च की है वो अधिकतम टीचर्स अब्रॉड की लैब में ट्रेंड हैं। तो जो विश्व गुरु की बात हो रही थी, हमारे स्टूडेंट्स PhD करने के बाद अधिकतर साइंस के स्टूडेंट्स विदेशी लैब्स में जाते हैं, अच्छी फेलोशिप्स पे जाते हैं और वहाँ से लौट के हमारे एल्यूमिनाई सेल को एनरिच करते हैं। और हमारे जो बैचेस हैं, कमिंग बैचेस हैं, उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारा सीनियर बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो उनकी भी प्लेसमेंट में मदद मिलती है। और अगर आप स्किल की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हर कोर्स में, चाहे वो PG का कोर्स हो, UG कोर्स हो, हमने स्किल का एक कोर्स डाला ही डाला है, करेक्ट। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे डिप्लोमा स्किल के 3 चल रहे हैं और काफ़ी कुछ आने वाले हैं जो सर ने ऑलरेडी आपको PGI के मदद से जो हम डिप्लोमा चला रहे हैं। कोविड के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे डिप्लोमा चलाएं जो स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने में मदद करें, तो हमने PGI के संग हैंडशेक करके वो डिप्लोमा चलाया। और कोई हमारे एडमिशंस हुए जिस तरह से इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके कारण से हमारे विश्वविद्यालय की जो सीट्स भी कई प्रदेशों से हमारे यहाँ बच्चे भी आए और प्रेफरेंसेस की दृष्टि से हमारे विश्वविद्यालय में जैसे मुझे लगता है कि UG के प्रोग्राम के लिए अभी 4,78,000 प्रेफरेंसेस हमारे विश्वविद्यालय के लिए आए। तो इस तरह से जो विश्वविद्यालय की विजिबिलिटी और विश्वविद्यालय की जो आप कह सकते हैं आउटरीच, समाज में जो एक परसेप्शन होता है ये बढ़ा है। उसके कारण से अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं जो जिसके कारण से हमारे पास फिल्टर हो जाता है। जैसे जैसे कोर्सेज में हमने चेंज किया, अब इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तो अगर प्लेसमेंट के दृष्टि से, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्लेसमेंट पे ही जाता है, तो हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट भी हुआ है, प्लेसमेंट की दृष्टि से भी हमारा एक अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है इधर। और अच्छा आपको जानते हुए ये है कि हमारे जो SC/ST स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इंडस्ट्रीज़ में और जो हमारी कंपनीज़ हैं इन सभी के में अच्छा प्लेसमेंट पा रहे हैं। हमारे प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर होंगे, आप उनसे भी डॉक्टर अमित जी गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपको अच्छा फिगर देंगे। पर जो ये चेंजेस हो रहे हैं इसके कारण से हमारे यहाँ जो आउटपुट की दृष्टि से अगर देखें तो बच्चे बाहर भी निकल रहे हैं और डिग्री परीक्षाओं में भी अच्छा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे प्लेसमेंट है इसमें भी अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो एक अभी तो आप 3 साल में बहुत पूरा आप ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, पर हमें लगता है आगे के वर्षों में आगे पे काफ़ी अच्छा आपको प्रगति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कोर्सेज में भी चेंज कर रहे हैं। कोर्सेज में भी स्किल डेवलपमेंट को लेके, जो कौशल विकास को लेके वो भी चेंजेस आ रहे हैं। हर विभाग ने अपने अपने कोर्सेज में इसको अडॉप्ट किया। क्यों आप बताएं मैडम? हमने देखिए जो स्किल की बात हो रही है, हमारे सारे जितने प्रोग्राम्स हैं UG या PG जो सर बता रहे हैं, देखिए जो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, सर ने आपको प्लेसमेंट के बारे में बताया है। हमारे पास इस बार 8 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन, उस दिशा में कदम से कदम मिला करके नवोदय विद्यालय समिति काम कर रही है। मैं कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। नवोदय विद्यालय समिति पूरे देश में 8 संभाग के अंदर कार्यरत कर, जिसमें एक संभाग लखनऊ संभाग है एवं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 89 जवाहर नवोदय विद्यालयों को हम मॉनिटर करते हैं। महोदय, पिछले 3 वर्षों में जितना काम
इस शिक्षा नीति के तहत और जितना तीव्र गति से हुआ है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज जो हमने किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग के लिए हमारे बच्चों को, शिक्षकों को, कम्युनिटी को तैयार करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जब उसके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न सीधे सिंपल पहले जैसे आ रहे थे ऐसे नहीं आ रहे, तो गांव का अभिभावक भी पूछता है ये क्या हो रहा, प्रश्न पत्र कैसा। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। जैसा माननीय द्विवेदी जी ने भी कहा कि इसके लिए हमने विभिन्न वर्कशॉप चलाई, बच्चों को ट्रेन किया कि अब आपकी परीक्षा प्रश्न, और धीरे धीरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 2 या 4 वर्षों में हमारे जो बच्चे हैं इस तरह कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में तैयार होंगे कि इनको किसी तरह की कोचिंग वगैरह की जरूरत ना पड़े। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जिसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। डिजिटलाइजेशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह, इसके लिए पिछले 3 वर्षों में हमने बहुत काम किया। प्रत्येक जवान नवोदय विद्यालय को कम से कम MBBS की इंटरनेट कनेक्टिविटी दिलाने के साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल एजुकेशन, टैब्स वगैरह छात्रों के साथ किए गए। प्रत्येक नवोदय विद्यालयों को स्मार्ट क्लासरूम से इक्विप किया गया, जहाँ बच्चे आज पूरा काफी किसी भी तरह की कोचिंग, किसी भी तरह का कंटेंट मटेरियल उनके पास इजीली उपलब्ध है। तो डिजिटलाइजेशन की दिशा में हमने बहुत काम किया। हमारे टीचर्स को PM ई-विद्या की ट्रेनिंग्स के माध्यम से हमने कंटेंट डेवलपमेंट पर काम किया और अभी भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे शिक्षक खुद कंटेंट क्रिएटर है। गांव के बच्चों को कैसे शिक्षा चाहिए और वो कैसे, हाँ, क्योंकि 2009 में आया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो हमारी पुरानी वाली थी 1986 और जिसको रिवीजन किया था 1992 में, उसके बाद ये एक्ट आया है। तो उन बिंदुओं को भी इस शिक्षा नीति में प्रावधानों में लागू किया गया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी लागू किया है। उनकी हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है, मीडिया से आए हुए लोगों को, कि माननीय प्रधानमंत्री जी 29 जुलाई को ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कर रहे हैं और इसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ भी है। तो इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के विभिन्न पहलुओं की उनकी जो शुरुआत है वो करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संक्षेप में अगर हम विजन समझना चाहें तो 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला, व्यापक, बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना एक बहुत बड़ी परिकल्पना है और बहुत बड़ा दर्शन और चिंतन है। दूसरा, प्रत्येक छात्र को अद्वितीय क्षमता जो उसके अंदर है, निहित है, उसको सामने लाना। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसको इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना ये शायद पहली बार हो रहा है जो धरातल पे उतारा जा रहा है। एक कक्षा में आप जानते हैं तमाम प्रतिभाओं के छात्र होते हैं, उनके तमाम लेवल होते हैं। बिना किसी क्लासिफिकेशन के कैसे प्रत्येक बच्चे तक हम पहुंचे और उसके अंदर जो हुनर है, कौशल है, प्रतिभा है, उसको हम कैसे समग्रता प्रदान करें, संपूर्णता प्रदान करें, उसके बारे में भी हमारी शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिशा निर्देश देती है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट इस पॉलिसी में जो है, आप लोगों को सबको पता है कि रटने के बजाय जो रोट मेमोरी लर्निंग होती थी, उसके बजाय समझने पर जोर है। अभी CBSE ने भी हमारे जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपनी इंटरनल एग्जामिनेशन के असेसमेंट सिस्टम में भी चेंज किया है, जहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और असेसमेंट की बात हो रही है। हम कंटेंट की टेस्टिंग अब नहीं करते, हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिसर्च को करनी पड़ेगी। स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग एज, टेक्नोलॉजी एज, यू नीड टू इंटीग्रेट ऑल दैट। तो हम लोग उसी में हैं और उसमें हम पायनियर हैं, बहुत सारी चीजों में हम पायनियर हैं।
धन्यवाद मैडम। प्रोफेसर अर्चना शुक्ला जी, एनईपी के कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षा मैडम, और हमारे नवोदय विद्यालय समिति के उपायुक्त श्री माहेश्वरी जी, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका ये आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसा मंच आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है जहां पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हो रहा है। इस पूरी शिक्षा से लेकर तकनीकी और उच्च शिक्षा को समग्रता में देखने का हम लोगों को एक अवसर मिल रहा है। प्रायः इस तरह के अवसर नहीं मिल पाते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो पहल की है और जिन बिंदुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यान्वयन किया है उनको संक्षेप में मैं आपसे उनको रखूंगा। उन बिंदुओं को नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस उद्बोधन के बाद आप सभी को एक संक्षिप्त प्रेस नोट दे दिया जाएगा हिंदी और अंग्रेजी में। जो भी आपको उचित हो उसको ग्रहण कर सकते हैं। और इनमें अगर आप देखें तो कौन कौन से सेक्टर से आते हैं, ये अलग अलग विधाओं से आते हैं। एग्रीटेक के भी हैं, फिनटेक के भी हैं, एनर्जी सेक्टर के भी हैं, कोर सेक्टर्स में भी हैं, और इसमें हमारे साथ ऑयल कंपनीज भी जुड़ी हुई हैं जो हमको इसमें सपोर्ट करती हैं, जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर को अगर जब तक मजबूत नहीं करेंगे, वो कोर सेक्टर है, तो हमारा सारा का सारा डेवलपमेंट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है अभी भी। तो कोर सेक्टर को भी देखने की जरूरत है। और बाकी जो विधाएं होती हैं उसके तो आते ही हैं, एजुकेशन में भी है, सोशल सेक्टर में भी है, एग्री में भी है, FPOs रिलेटेड भी हैं। तो हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से बढ़ाया और हमने कहा इसमें ध्यान देने की जरूरत भी है। और इसके साथ साथ हम लोगों के पास हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलके बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें जिसका उल्लेख करना जरूरी है यहाँ पे, और जिसको आप जानते होंगे इस स्कीम से महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। IIM लखनऊ 4 स्टेट्स की जिम्मेदारी लिए हुए है। असम 2023 में हम चल रहे हैं, जब हमारी 1989 में यूनिवर्सिटी की शुरुआत मतलब विचार मन में आया था। तो आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं 2023 तक यूनिवर्सिटी के दृष्टि से। आप बीसी हैं इस यूनिवर्सिटी के, आप इस यूनिवर्सिटी के बीसी हैं, पिछले शायद आप वर्ष आपने कार्यभार ग्रहण किया था। तो सर आप संतुष्ट हैं यहाँ की शिक्षा नीति से? हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार हिंदी पर जोर दे रही है, हिंदी भाषी, और आपको स्किल करना चाहती है, ना कि आपको एक डिग्री वाला एक गधा मैन्युफैक्चर नहीं करना है, घोड़े बनाने हैं जो स्किल्ड हो। इस दिशा में आपका क्या मतलब योजना है, कुछ थोड़ा ध्यान करें आप। बताया स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सर हिंदी में बताया, हम हिंदी भाषी हो गए। स्किल डेवलपमेंट हिंदी में मैं बोल रहा था, अभी तक तो मैंने हिंदी में काम किया आपसे। जी सर, आला तालीम के सेवा लेवल से आएंगे लोग। हमारे चल रहा है, इसके बारे में मैडम अभी आपको बताएंगी, डिटेल्स आपको सब देंगी, क्योंकि अभी मैडम को भी बात करनी है, आप सबको भी बात करनी है, तो आप सबकी बात दिल्ली से बात करने के लिए आए हैं, पहुंचा देंगे आपको। जी बिल्कुल। अभी इंटरेक्शन सेशन हम लोग